गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं राकेश कुमार और केमिस्ट्री की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी अपने पास अब तक के चैप्टर हुए हैं वह उनसे आगे की आज बात करने वाले हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है उप सहसंयोजक यौगिकों का आयुपीएससी नामकरण, आयुपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उप सहसंयोजक यौगिकों के आयुपीएससी नामकरण में अपने को कुछ आयुपीएससी के नियम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यौगिकों का आयुपीएससी नामकरण करना है। तो सबसे पहले तो जो नियम है वह अपने पास हैं कि अगर अपने पास कोई उप सहसंयोजक यौगिक हैं उसका अपने को आयुपीएससी नाम करना है तो जो धनायन और ऋणायन का नाम लिखेंगे उसमें संख्याओं का उल्लेख नहीं करना है। जैसे फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में जो बाहर अपने पास आयन मंडल लिखा हुआ है उसमें पोटेशियम धनायन है, तो यहाँ इनकी संख्या 4 है, मतलब इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, केवल पोटेशियम लिखेंगे। दूसरा केस है जिसमें आयन मंडल में यहाँ पर अपने पास जो ऋणायन है वह क्लोराइड है, तो क्लोराइड में डाई क्लोराइड नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, केवल क्लोराइड लिखेंगे। अब मैं ये तो अपना पास पहला रूल हो गया। अब दूसरा नियम क्या बोलता है कि दूसरा नियम ये बोलता है कि लिगेंड का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपको करना है। अगर दो या दो से अधिक लिगेंड है तो उनका जो नामकरण है वह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करना है। मतलब जो लिगेंड अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा उसको सबसे पहले लिखना है और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बाद में आएगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है। और तीसरी चीज है कि अगर संकुल पर चार्ज नेगेटिव आता है तो जो अपने पास केंद्रीय धातु आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है, इसके नाम में 8 लगाना है। अगर नेगेटिव नहीं आता है तो एजिटिज लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। तो यहाँ पर जो नियम है वह अपने पास है कि मैं नियम आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखना है, अपने को सामान्य धनायन का नाम लिखना है, सामान्य धनायन का नाम। उसके बाद में अपने को लिखना है लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम वह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। फिर लिखना है अपने को केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु आयन का नाम, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है। अब इस केंद्रीय धातु आयन के नाम में 8 आएगा या नहीं आएगा वह डिपेंड करेगा कि संकुल नेगेटिव है। केंद्रीय धातु के नाम में 8 आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा संकुल के चार्ज के ऊपर। अगर संकुल पर आवेश नेगेटिव आ रहा है तो केंद्रीय धातु के नाम में 8 आएगा, अन्यथा 8 नहीं आएगा। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, केंद्रीय धातु आयन की क्या लिखनी है, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक लिखना है इसका, जो निकाल लेंगे केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक। और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट में आयन लिखेंगे। अगर संकुल पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसके हिसाब से अपने पास क्या आ जाएगा, लास्ट में आयन आ जाएगा। अगर नहीं है तो आयन नहीं आएगा। तो ये अपने पास जनरल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अपने को, जैसे ये अपने पास पहला यौगिक है, इसका अपने को आयुपीएससी नामकरण करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, केवल पोटेशियम लिखेंगे। 4 है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे बेटा जी, केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिगेंड पे चलना है। अब लिगेंड अपने पास CN है। CN किस प्रकार का लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड है। तो नाम क्या होगा इसका, तो जनता लोग, मैंने लास्ट क्लास में इसका नाम आपको बताया था, तो इसका नाम हो जाएगा साइनो
और कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। इस वजह से बेटा जी क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो हो गया अपने पास। अब उसके बाद क्या करना है, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है। अब केंद्रीय धातु आयन क्या है अपने पास, फेरस है, आयरन है। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो क्या होगा, 4K प्लस और ApCN6 का होल -4। तो संकुल पर चार्ज क्या आया, संकुल पे चार्ज आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो केंद्रीय धातु के नाम में क्या आएगा, 8 आएगा। तो फेरस के नाम में 8 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा जी, फेरेट हो जाएगा। तो ये हो गया फेरेट। और ब्रैकेट में क्या लिखनी है, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए या तो जो सभी अपने पास स्पीशीज हैं इसका बीजीय व्यंजक योग 0 के बराबर करना है, या फिर इस संकुल के ऊपर आवेश जो लगा हुआ है उससे आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो यहाँ से ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं अपन, तो निकालेंगे तो पोटेशियम पर आवेश अपने को पता है +1 होता है, क्योंकि वह किसका है, पहले ग्रुप का है, पहले वर्ग का है, इस वजह से उस पर +1 होगा। तो 4 इंटू +1 प्लस आयरन पर अपने को ज्ञात करना है, पता नहीं है, इस वजह से x मान लेंगे। और साइनो ऋणावेशित लिगेंड में है जिस पर चार्ज होता है -1, 6 है, इस वजह से 6 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6 - 4 बोले तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो रोमन में क्या लिखना है, प्लस का 2 लिखना है, तो सेकंड लिखना है अपने को, फेरेट सेकंड। और न तो यहाँ पर ऋणावेश है न धनावेश है, इस वजह से आयन नहीं आएगा। तो ये लास्ट वाली स्टेप इस वाले कंपाउंड में नहीं आएगी। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो जनता लोगों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन दूसरे कंपाउंड पर। अपने पास ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर अपने को करना है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सामान्य धनायन का नाम लिखते हैं। अब धनायन है ही नहीं यहाँ, तो कहाँ जाना है, लिगेंड में जाना है। अब इस स्पीशीज में लिगेंड कितने हैं, 2 लिगेंड है, एक तो है एमीन और दूसरा है क्लोरो। अब एमीन और क्लोरो में से एल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा, तो A फॉर एमीन, C फॉर क्लोरो से पहले आता है। तो पहले एमीन लिखेंगे, और एमीन कितने हैं, 5 एमीन है, तो क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन, पेंटा 5 के लिए पेंटा। और NH3 जो लिगेंड है उसका IUPAC में नाम एमीन हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, क्लोरो आएगा, तो उसके बाद क्लोरो, क्लोरो भी लिख सकते हैं और क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, दोनों IUPAC में मान्य हैं। अब उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखना है। अब केंद्रीय धातु के नाम में 8 आएगा या नहीं आएगा, वह आपको संकुल को तोड़ के देखना है। अब इधर देखो ये ऋणावेश है, तो ये नेगेटिव के रूप में रहेगा, और जो संकुल है वह पॉजिटिव रहेगा। इस वजह से केंद्रीय धातु के नाम में 8 नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, केवल क्या आएगा अपने पास, कोबाल्ट आएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखना है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था लिखना है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी उसको X एज्यूम करेंगे, प्लस NH3 उदासीन लिगेंड है तो इस पर आवेश 0 होगा, प्लस क्लोरो नेगेटिव लिगेंड है तो इस पर आवेश होता है -1, प्लस क्लोराइड पर चार्ज होगा -1, 2 है इस वजह से 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वह x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी +3 आ जाएगी। तो रोमन में आपको क्या लिखना है, 3rd लिखना है, तो कोबाल्ट 3rd इसका नाम हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा,
पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। और आयन इसमें नहीं आएगा क्योंकि संकुल पर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, इसलिए आयन नहीं आएगा। अब अपने पास थर्ड कंपाउंड है। अब इसमें न तो आयन मंडल में धन आयन है और न ऋण आयन है और संकुल पर चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए केंद्रीय धातु के नाम में यहाँ पक्का पक्का 8 आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को लिगेंडों का नामकरण करना है। अब एक लिगेंड तो है अपने पास क्लोरो, दूसरा लिगेंड है EN जिसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डायएमीन बोलते हैं। अब एथिलीन डायएमीन और क्लोरो में से पहले कौन आएगा, पहले क्लोरो आएगा, C फॉर क्लोरो और E फॉर इथाइलिन डायएमीन। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले क्लोरो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब दो क्लोरो है इस वजह से डाई क्लोरो, और इथाइलिन डायएमीन। अब इथाइलिन डायएमीन के नाम में पहले से ही क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, तो दो के लिए क्या यूज करेंगे, दो के लिए बिस यूज करेंगे। तो नोट डालकर ये नियम लिख लो आप, नोट डालकर क्या लिखना है आपको, यदि लिगेंड के नाम में, यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई व टेट्रा आदि हो तो दो के लिए क्या यूज करेंगे बेटा जी, दो के लिए बिस यूज करेंगे। हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पर, दो के लिए आपको क्या यूज करना है, बिस यूज करना है। तीन के लिए क्या यूज करना है, तीन के लिए ट्रिस यूज करना है। और चार के लिए टेट्रा किस यूज करना है, टेट्रा किस यूज करना है। और पांच के लिए पेंटा किस, छह के लिए हेक्सा किस एंड सो ऑन। तो ऐसे आपको यूज करना है, टेट्रा किस हो जाएगा, पांच के लिए पेंटा किस हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना, ऐसा करना है। अब यहाँ पर देखो इथाइलिन डायएमीन के नाम में पहले से ही डाई आ रहा है, तो दो के लिए क्या यूज करेंगे, दो के लिए बिस यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा बिस एथिलीन डायएमीन, बिस एथिलीन डायएमीन। ये हो गया लिगेंडों का नामकरण। अब उसके बाद क्या करना है, केंद्रीय धातु आयन पर जाना है। तो केंद्रीय धातु आयन अपने पास क्या है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट के नाम में 8 आएगा या नहीं आएगा, जनता लोग बताओ फटाफट जल्दी से। अब यहाँ चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो 8 नहीं आएगा, तो केवल क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाता, कोबाल्टेट हो जाता, तो केवल कोबाल्ट आएगा। और ब्रैकेट में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे और लास्ट में क्या आएगा, आयन आएगा। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, और यहाँ से निकालते हैं एक्स, जिसकी निकालनी एक्स एज्यूम करेंगे, प्लस 2 इंटू -1 प्लस इथाइलिन डायएमीन उदासीन लिगेंड है, तो आवेश उस पर 0 होता है, तो 2 इंटू 0 इक्वस टू क्या हो जाएगा, इक्वस टू +1। तो इसको इधर भेजेंगे तो कोबाल्ट पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो आपको तो आंख मीच कर कोबाल्ट पर चार्ज +3 कर देना है। कोबाल्ट हमेशा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ज़्यादा स्थायी होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। इस कंपाउंड के अंदर अपने पास एक लिगेंड है एमीन, एक है ब्रोमो, एक है क्लोरो, एक है नाइट्रो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले बी फॉर ब्रोमो आएगा या एमीन आएगा, पहले एमीन आएगा, ए फॉर एमीन पहले आता है, तो पहले एमीन लिखेंगे। डाई ट्राई टेट्रा वगैरह को नहीं देखना है आप, ये आप पहले 11th क्लास में पढ़ रखे हो IUPAC नोमेनक्लेचर के नियम में। तो क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन हो जाएगा अपने पास, ट्राई एमीन
उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, तो ब्रोमो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, सी फोर क्लोरो, ए फोर एमीन, बी फोर ब्रोमो, सी फोर क्लोरो, और उसके बाद एन फोर नाइट्रो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये नाइट्रो। अब क्या करना है, अब इस पर जाना है केंद्रीय धातु आयन पर। तो केंद्रीय धातु क्या है, अपने पास प्लेटिनम है। अब प्लेटिनम के नाम में 8 आएगा या नहीं आएगा, वह अपने को संकुल पर लगा ऋणावेश बचाएगा। तो यहाँ पर जो ऋणावेश लगा है इस वजह से प्लेटिनम के नाम में 8 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है जो लिखेंगे सही। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा, क्योंकि संकुल पर ऋणावेश है इस वजह से आयन आ जाएगा। अब ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं प्लेटिनम पर। तो वही फॉर्मूला X प्लस 3 इंटू एमीन उदासीन लिगेंड है, ब्रोमो ऋणावेशित है, -1 चार्ज है, क्लोरो पर -1 चार्ज है, और नाइट्रो पर -1 है। तो प्लस -1 इक्वस टू -1। तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आएगी वह ये, तो x -3 इक्वस टू -1, ये -3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लेटिनम पर आवेश क्या आ गया, +2 आ गया, इस वजह से यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड आयन। तो इस प्रकार अपने को क्या करना है, इन यौगिकों का IUPAC नामकरण करना है। अब यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इन पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे नए जो यौगिक हैं उन पर अब चर्चा करेंगे। तो ये अपने पास IUPAC नोमेनक्लेचर जो चल रहा है, ये बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हर साल में मतलब एक साल छोड़कर एक साल इससे क्वेश्चन बन ही जाता है, और कभी कभार तो इससे क्वेश्चन क्या रिपीट भी हो जाता है। तो इस वजह से इस पर क्या करना है, आपको विशेष ध्यान देना है। तो मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ जिसका आपको क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो वह आपको घर से करके लाना है। तो जैसे अपने पास कंपाउंड है, ये अपने पास एक कंपाउंड है APCO का होल 5, एक आपको इसका नाम करना है, फिफ्थ कंपाउंड है। और अपने पास 6 कंपाउंड हैं, NiCN का होल 4, और इसके ऊपर चार्ज है -2, और 7th कंपाउंड है KPTCl का Cl3, और यहाँ पर NH3। और 8th कंपाउंड है PTPY का होल 4, PTCl4, और 9th कंपाउंड है अपने पास COClONO, और EN का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा अपने पास प्लस में। और एक कंपाउंड जो अपने पास लास्ट बचा है
वह मैं आपके सामने ये लिख देता हूँ इधर। 10वां कंपाउंड है अपने को H2O का होल 4 CO कोबाल्ट NH2 NO2 CO केंद्रीय धातु आयन, और लिगेंड के रूप में अपने पास है एमीन का होल 4 और यहाँ Cl4 है। इसका अपने को, इन कंपाउंडों का अपने को IUPAC नामकरण करना है। तो सबसे पहले फिफ्थ कंपाउंड की बात करते हैं। फिफ्थ कंपाउंड, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, 0 आवेश है संकुल पर, तो केंद्रीय धातु के नाम में 8 तो आएगा ही नहीं। तो लिगेंड पर जाना है डायरेक्ट। CO किस प्रकार का लिगेंड हो गया? उदासीन लिगेंड है। मैंने आपको लिखा था CO, ये वाला CO है, कोबाल्ट नहीं है CO बोले तो कार्बोनिल। तो 5 है तो क्या हो जाएगा? पेंटा कार्बोनिल। और इस पर क्या है? कोई आवेश नहीं है, तो केंद्रीय धातु के नाम में 8 आएगा या नहीं? तो क्या लिखेंगे? आयरन लिखेंगे। फेरस नहीं लिखना है, आयरन लिखना है, नॉर्मल आयरन। और आवेश क्या हो जाएगा? ये उदासीन लिगेंड है तो 0 आवेश हो जाएगा। निकाल लेते हैं, x + 5 × 0 = 0। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और आयन वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो ये वैसे भी धातु कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? उदासीन यौगिक होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब इस पर बात करते हैं। यहाँ पर संकुल पर चार्ज ऋणावेश हैं, तो केंद्रीय धातु के नाम में 8 आएगा ही आएगा। तो निकल में क्या 8 लगाएंगे तो निकलेट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिगेंड है उनका नामकरण करना है। तो अपने पास ये लिगेंड साइनो है, 4 है, इस वजह से टेट्रासाइनो। और निकल के नाम में 8 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? निकलेट हो जाएगा। और ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था, और लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में आयन आ जाएगा, क्योंकि ऋणावेश है। अब यहाँ से क्या निकालना है अपने को? ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो निकल पर x मानना है अपने को, 4 × साइनो पर चार्ज क्या होता है? -1 = -2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 2 बोले तो +2 हो जाएगा। तो निकलेट यहाँ पर सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में है। इसी प्रकार इस कंपाउंड में सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है। तो धनायन का नाम पोटेशियम लिख देंगे। पोटेशियम अपने पास सामान्य धनायन हो गया। उसके बाद लिगेंडों का नामकरण अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। अब एक लिगेंड तो अपने पास NH3 है, जिसको एमीन बोलते हैं, और एक है क्लोरो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा? पहले एमीन आएगा। तो पहले एमीन लिखेंगे। अब एमीन एक है, इस वजह से कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद क्या लिखेंगे? क्लोरो। अब कितने क्लोरो हैं? 3 है, तो बेटा जी क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो हो जाएगा। और केंद्रीय धातु क्या हो जाएगी? प्लेटिनम, जिसके नाम में 8 आएगा या नहीं आएगा? बताओ फटाफट। तो इसके नाम में पक्का 8 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इधर देखो, सामान्य धनायन है तो संकुल पर चार्ज ऋणावेश आएगा, ब्रेक करेंगे तो ऋणावेश आएगा, इस वजह से प्लेटिनम के नाम में 8 आएगा। तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट। और ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेनी है। तो निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ +1 + x 3 × -1 + 0 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू अपने पास +2 आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 3 - 1 2। तो यहाँ पर प्लेटिनम किसमें है? सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में है। अब इधर जो देखो ध्यान से, इस पर अपने को इस कंपाउंड का आपको IUPAC नामकरण करना है। तो इस टाइप के कंपाउंड का IUPAC नामकरण करते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि प्लेटिनम पर आवेश सामान्य रूप से क्या होता है? प्लस होता है। कितना होता है? +2 होता है। तो कंपाउंड कैसे ब्रेक होगा? इसके ऊपर चार्ज आएगा
प्लस का 2 और इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस का 2। प्लेटिनम की जो सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वह +2 होती है। तो +2 कब बन सकता है ये, क्योंकि अपने पास जो पिरिडिन है वह तो उदासीन है, तो इस पर +2 आवेश कब आ सकता है, जब संकुल का ऊपर क्या हो +2 हो, और इसके ऊपर +2 कब आ सकता है, जब इसके ऊपर -2 हो। तो अब इसका नाम करते समय तो प्लेटिनम के नाम में 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर धनावेश है, लेकिन अगर इसका नाम करेंगे तो इसके नाम में 8 आएगा क्योंकि संकुल पर चार्ज क्या है, ऋणावेश है। तो सबसे पहले लिगेंड का नामकरण लिखना है। तो लिगेंड पिरिडिन है और कितने हैं, 4 हैं। तो टेट्रा पिरिडिन, टेट्रा पिरिडिन। फिर क्या आ जाएगा, केंद्रीय धातु का नाम। तो नॉर्मली क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, और ऑक्सीकरण अवस्था उसकी जो कि सेकंड है, अपने को पता ही है ये सेकंड। उसके बाद क्या इसका नाम करेंगे, तो इसका नाम, तो सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड कितने 4 हैं, तो टेट्रा क्लोरो, और प्लेटिनम के नाम में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ ऋणावेश है। तो प्लेटिनेट, और आवेश क्या हो जाएगा अपने पास, आवेश सेकंड हो जाएगा। तो ये इसका नाम होगा। ये इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस टाइप का एक कंपाउंड है अपने पास Ag NH3 का होल, NH3 का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर चार्ज आ गया अपने पास प्लस, और दूसरा कंपाउंड Ag और Cl2 और यहाँ आ गया नेगेटिव। इसका नामकरण भी इसी हिसाब से होगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर तो सिल्वर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अर्जेंटेट लिखेंगे। तो ये भी इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया एक टाइप से। यदि जो अपने पास दोनों क्या हो जाए, दोनों धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हो जाए तो उनका नाम इस टाइप से लिखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, तो इसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिगेंडो का नामकरण करेंगे। अब ये तो हो गया क्लोरो ONO नाइट्रो। अब इधर देखो ध्यान से, ये नाइट्रो है या नाइट्राइटो है। मैंने आपको उभय दंतुक लिगेंड पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अगर नाइट्रोजन दान करे तो क्या होगा, नाइट्रो होगा। तो जो पहले आएगा वो दान करने वाला होगा। जो अपने पास ये ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, इसके जो पहले एलिमेंट या तत्व आएगा वह दान करने वाला होगा। तो यहाँ पर दाता परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है, इस वजह से इसका क्या नाम होगा, नाइट्राइटो होगा। तो ये नाइट्राइटो फॉर्म में है। और ये है इथाइलिन डाइएमीन। तो पहले क्लोरो लिखेंगे तो नाम हो जाएगा इसका क्लोरो, फिर इथाइलिन डाइएमीन। अब वही रूल है, इथाइलिन डाइएमीन के नाम में पहले से ही डाई आ रहा है, तो पहले से ही डाई आ रहा है, तो दो के लिए क्या यूज करेंगे, दो के लिए बिस यूज करेंगे। तो बिस इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। और उसके बाद जो रिमेनिंग लिगेंड है वह है नाइट्राइटो, क्योंकि यहाँ पर जो दाता परमाणु है वह अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है, इस वजह से नाइट्राइटो हो जाएगा इसका नाम। और कोबाल्ट के नाम में 8 आएगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज क्या है, संकुल के ऊपर धनावेश से, इस वजह से 8 नहीं आएगा। ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे कोबाल्ट की, जो कि आंख मीच के क्या करनी है, थर्ड आएगी, +3 होती है, निकाल लेंगे भी। और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में आयन आ जाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं कोबाल्ट पर। तो X + -1 NO2 पर चार्ज होता है -1, और 2 इंटू ये उदासीन लिगेंड होता है इथाइलिन डाइएमीन = +1। तो ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X की वैल्यू
3 आ जाएगी, +3 आ जाएगी, तो यहाँ पर थर्ड लिख देंगे। तो ये इसका नामकरण हो गया क्लोरो बिस इथाइलिन डाएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयन। अब यहाँ पर ये अपने पास कंपाउंड है, इसका नामकरण करना है। इस प्रकार के कंपाउंडों को बोलते हैं सेतु यौगिक। इनको सेतु यौगिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो केंद्रीय धातु आयन है और जो अपने पास जो लिगेंड है, दो लिगेंड, वह किसका काम कर रहे हैं? वह सेतु लिगेंड का काम कर रहे हैं। ये ब्रिज बना रहे हैं, एक टाइप से ब्रिज हो गया, एक ब्रिज ऊपर से, दूसरा ब्रिज नीचे से हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। तो इन प्रकार के यौगिकों को बोलते हैं सेतु लिगेंड युक्त उप सहसंयोजक यौगिक। तो इनका नामकरण करते समय बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो अपने पास सेतु लिगेंड आए उनके नाम में क्या लगाना है? म्यू लगाना है। तो यहाँ पर नोट लिख देंगे। नोट क्या रहेगा अपने पास? नोट रहेगा बेटा जी, सेतु लिगेंडों के नामकरण से पहले म्यू पूर्व लग्न लगाया जाता है। पहले लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्व लग्न बोलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। पूर्व लग्न लगाते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो म्यू NH2 को क्या बोलते हैं? NH2 बोले तो एमिनो, तो म्यू एमिनो और म्यू नाइट्रो हो जाएगा। तो इसका नामकरण करते हैं। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को लिगेंड पर जाना है, इधर वाले लिगेंड पर जाना है। तो अपने पास H2O लिगेंड के रूप में एक्वा होता है, जो कि 4 हैं। तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वा लिखेंगे, टेट्रा एक्वा। अब उसके बाद क्या लिखना है अपने को? केंद्रीय धातु आयन लिखनी है। तो केंद्रीय धातु आयन अपने पास क्या हो जाएगी? कोबाल्ट हो जाएगी। अब कोबाल्ट पर आवेश क्या आएगा वह अभी निकाल लेंगे। वैसे इसके ऊपर आवेश 3 होता है, तो थर्ड आना चाहिए यहाँ, लेकिन अभी निकाल लेंगे। अब ये दोनों क्या किसकी तरह काम करेंगे? सेतु लिगेंड की तरह काम करेंगे। तो अपने पास एक तो है NH2 और एक है NO2। NH2 को बोलते हैं एमिनो और इसको बोलते हैं नाइट्रो। तो पहले कौन आएगा? पहले ही आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा म्यू एमिनो और दूसरे का नाम नीचे वाले का हो जाएगा म्यू नाइट्रो। ये दोनों अपने पास क्या आ गए? सेतु लिगेंड आ गए। और उसके बाद सामान्य लिगेंड NH3 एमीन है, जो कि 4 हैं। तो टेट्रा एमीन। और फिर क्या हो गया? दूसरा अपने पास केंद्रीय धातु आयन आ गया कोबाल्ट। तो ये दूसरा केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट। आवेश इसके ऊपर जो भी आएगा वह अभी निकाल कर लिखना है। और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में क्लोराइड आयन। तो संख्याओं का उल्लेख नहीं करना है, आपको पता ही है। तो टेट्रा क्लोराइड नहीं लिखकर केवल क्लोराइड लिखेंगे। अब कोबाल्ट के ऊपर आवेश निकालना है। तो कोबाल्ट के ऊपर आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे? ये अपने पास 10वें का हो गया, इस पर निकालना है। तो इस पर भी x मान लो और इस पर भी x मान लो, तो टोटल क्या हो गया? 2x हो गया। प्लस इस पर क्या है? जल उदासीन लिगेंड है, एक्वा। वाटर क्या है? उदासीन लिगेंड है, तो 4 × 0। NH2 पर आवेश क्या होता है? NH2 पर होता है -1। और नाइट्रो पर क्या होता है? इस पर भी -1, -1। और एमीन क्या है? एमीन भी उदासीन है, तो एमीन है तो 4 × 0 हो जाएगा, उदासीन है। प्लस Cl पर चार्ज होता है -1, तो 4 × -1 = 0। तो यहाँ से 2x की वैल्यू अपने पास क्या आती है? 2x की वैल्यू अपने पास आती है प्लस का 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 3 आ जाएगी। इस वजह से इस पर भी आवेश क्या होगा? इस पर भी थर्ड होगा और दूसरे कोबाल्ट पर भी
थर्ड होगा। तो इस टाइप के जो उप सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक की। तो नियम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला नियम यह है कि किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक का नामकरण करते समय सामान्य धनायन व सामान्य ऋणायन में संख्याओं का उल्लेख नहीं किया जाता और सामान्य धनायन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है और सामान्य ऋणायन का नाम सबसे बाद में लिखा जाता है। उसके बाद नियम नंबर 2 है कि उप सहसंयोजक यौगिकों के नामकरण करते समय लिगेंडों का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। इसके बाद तीसरा जो रूल है वह यह है कि केंद्रीय धातु के नामकरण में अगर 8 आएगा या नहीं आएगा उसको बताएगा संकुल पर लगा ऋणावेश। वह इस बात को बताएगा कि संकुल के नाम में 8 आएगा या नहीं आएगा। और ऑक्सीकरण अवस्था सेम नियम नंबर 4, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए जो अपन क्या करेंगे, जो भी अपने को फॉर्मूला दे रखा है, जो भी ऑक्सीकरण अवस्था का नियम है उससे निकाल लेंगे। और नियम नंबर 5 है कि अगर संकुल के ऊपर ऋणावेश और धनावेश हैं तो लास्ट में आयन यूज करेंगे। ये 5 नियम है जिससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी नियम IUPAC के आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है प्रभावी परमाणु क्रमांक। इंग्लिश में बोलेंगे इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN बोल सकते हैं। अब EAN कैसे फाइंड करना है अपने को, वह अपने को यहाँ देखना है। किसी भी कंपाउंड का अपने को प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने के लिए सबसे पहले उस जो भी संकुल यौगिक है या उप सहसंयोजक यौगिक हैं उसमें केंद्रीय धातु का अपने को परमाणु क्रमांक आना चाहिए। तो पहले परमाणु क्रमांक EN बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक बोले तो Z हो जाएगा। और जितना उसके ऊपर आवेश आ रहा है उतने क्या करने हैं, उसमें से माइनस कर देने हैं। तो माइनस, प्लस में आवेश आएगा तो उसको क्या करना है, आवेश को माइनस करना है, क्योंकि प्लस में आएगा इसका मतलब है कि वह इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इस वजह से आवेश को माइनस करना है। प्लस फिर वह उप सहसंयोजक यौगिक कितने उप सहसंयोजक बंध बना रहा है, तो एक उप सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इंटू उप सहसंयोजक बंधों की संख्या, उप सहसंयोजक बंधों की संख्या, बंधों की संख्या। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि लिगेंडों की संख्या नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर लिगेंड हेक्साडेंटेड है, एक ही लिगेंड हेक्साडेंटेड है, तो वो क्या करेगा, 6 उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब प्रभावी परमाणु क्रमांक बेसिकली होता क्या है, स्पीशीज का ऐसा परमाणु क्रमांक जिससे स्पीशीज अधिक स्थायित्व प्राप्त करे उसको बोलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। मतलब इनका जो विन्यास है वह अक्रिय गैसों के समान होगा, तभी ये अत्यधिक स्थायित्व प्राप्त करेगी। जैसे अपने पास है ये कंपाउंड है K4APCN6, इसको सभी लोग जानते हैं, ये सर्वाधिक प्रचलित उप सहसंयोजक यौगिक हैं। अब इसमें क्या करना है, आयरन का अपने को क्या करना है, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है।
तो सबसे पहले तो आयरन पर अपने को आवेश पता होना चाहिए। तो आवेश तो निकालेंगे, सिंपल जो फॉर्मूला है 4 इंटू +1 प्लस एक्स 6 इंटू -1 इक्वस टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। +2 आ गया तो क्या हो गया, अपने पास आयरन का परमाणु क्रमांक तो अपने पास क्या हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आयरन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है 26 होता है। तो ये 26 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 क्यों होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है आयरन किसमें, +2 ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में, इस वजह से -2 कर देंगे। +2 इंटू, अब साइनो किस प्रकार का लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो ये 6 मिलकर कितने बनाएंगे, 6 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 2, एक उपसहसंयोजक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में 12 हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 36 आ जाएगी। 36 अपने पास कौन सी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको बताना है। तो किसका है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और जीनोन है अपने पास। तो क्रिप्टोन का कितना होता है, 36 होता है। तो ये क्रिप्टोन के समान अक्रिय विन्यास प्राप्त करेगा, जो कि अत्यधिक स्थायी है। इसी प्रकार एक और कंपाउंड देख लेते हैं, जिससे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। दूसरा अपने पास उदाहरण है CO NH3 का होल 5 और CO3, और यहाँ पर आ गया अपने पास बाहर CLI। अब अपने को जो कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, तो कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, कोबाल्ट वैसे +3 के रूप में होता है, तो निकालते हैं यहाँ से कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण अवस्था। आवेश को जनरली क्या बोल सकते हैं, सामान्य रूप में ऑक्सीकरण स्टेट ही बोल सकते हैं। तो वह निकालेंगे, x + 5 इंटू ये ऋणावेशित लिगेंड तो 0 हो जाएगा, कार्बोनेट ऋणावेशित है और चार्ज आता है इस पर -2 + -1 इक्वस टू 0। तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू है वह आ गई अपने पास +3। तो कोबाल्ट का अपने को प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक जो कि क्या होता है, 27 होता है, और ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण स्टेट हो गई +3, तो -3 कर देंगे, -3 प्लस लिगेंड अपने पास क्या हो गए, 5 और 1 6 लिगेंड हो गए। तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आएगी 24 + 12, 24 + 12 कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो ये भी क्या होगा, क्रिप्टोन के समान स्थायित्व, इसका भी विन्यास क्या हो जाएगा, क्रिप्टोन के विन्यास के समान हो जाएगा। तो ये था अपने पास प्रभावी परमाणु क्रमांक, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये था आज का लेक्चर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।